हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। द लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कम्यूज्ड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड द assets वर इनसफिशिएंट टू पे द क्रेडिटर्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड का समापन 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हो गया और कंपनी की जो संपत्तियां हैं वो लेनदारों को चुकाने के लिए अपर्याप्त थी। अनपेड अमाउंट कुड नॉट बी रियलाइज फ्रॉम ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। तो जो ए सूची के धनदाता थे उनसे अदत्त राशियाँ वसूल नहीं हो सकी। तो जो ए लिस्ट के कंट्रीब्यूटरीज थे उनसे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हो पाई। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो। नीचे दिए गए विवरणों से ब सूची के धनदाताओं के दायित्व का विवरण तैयार कीजिए। अब आपको शेयर होल्डर के नाम दे रखे हैं, ये सारे बी लिस्ट के कंट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स है राम, श्याम, मदन और सुंदर। नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, उन्होंने कितने शेयर ले रखे हैं? 500, 900, 600 और 300। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कब उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, कब उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई, ये वो वाली डेट है। क्योंकि राम ने अपने शेयर 15 जून 2018 को ट्रांसफ़र कर दिए थे। कंपनी का जो है लिक्विडेशन वो 1 जुलाई 2019 को हुआ है, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। और बी लिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूटरीज में हम उन्हीं कॉन्ट्रीब्यूटरीज को लेंगे जो कि लिक्विडेशन स्टार्ट होने के जस्ट बिफोर 1 ईयर के अंदर मेंबर थे। ठीक है, तो अभी 2019 जुलाई को अगर कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है तो फिर ये जो राम है इन्होंने अपनी जो मेंबरशिप है वो 15 जून 2018 को ही ख़त्म कर दी थी। तो ये जो राम है ये बी लिस्ट के कंट्रीब्यूटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, फिर श्याम, मदन और सुंदर ये तीनों इंक्लूड होंगे क्योंकि ये लोग कंपनी के लिक्विडेशन के जस्ट बिफोर 1 ईयर के अंदर मेंबर्स थे। डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब इन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए तब कितने डेटर्स आउटस्टैंडिंग चल रहे थे। ठीक है, जो डेब्ट्स है, जो लाइबिलिटीज़ है वो कितनी थी, तो वो आपको यहाँ पे दे रखी है 10,000, 12,000, 15,000 और 18,750। ऑल द शेयर वर ऑफ ₹25 ईच, जो सारे शेयर्स हैं वो सभी 25 रुपये के हैं। ऑन विच द 15 रुपीज़ वॉज पेड अप, जिसके ऊपर 15 रुपये पेड किए जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको बी लिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लायबिलिटी का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप प्रिपेयर करोगे स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉलम देखिए आप कुछ इस टाइप से बनाओगे। डेट का कॉलम, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग का कॉलम, इंक्रीमेंटल अमाउंट, जो क्रेडिटर की अमाउंट है वो कैसे इंक्रीज हो रही है वो वाली अमाउंट का कॉलम, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, और जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर जिनकी मेंबरशिप कंपनी के लिक्विडेशन से जस्ट बिफोर 1 ईयर तक थी उन्हीं मेंबर्स को हमें यहाँ पे लेना है। तो मिस्टर राम जो है उन्होंने अपनी मेंबरशिप बिफोर 1 ईयर से पहले ही क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो उनको हमें यहाँ पे नहीं लेना, इसलिए मैंने 3 शेयर होल्डर के नाम लिख दिए हैं। अगर 4 हो तो आप 4 के कॉलम बना सकते हो। ठीक है, अब हम लिखते हैं डेट। सबसे पहले जो श्याम है जिनकी मेंबरशिप थी विद इन बिफोर 1 ईयर ऑफ द लिक्विडेशन, उनकी डेट लिखते हैं 15/9/2018। फिर इसके बाद जो डेट है वो है 15 नवंबर 11, 2018। फिर जो सुंदर की जो मेंबरशिप है वो थी 15 मार्च 2019 तक। ठीक है, और उस समय जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे वो थे इस डेट को 12,000, नवंबर तक 15,000 और मार्च तक 18,750। अब क्रेडिटर की जो अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंटल अमाउंट हमें लिखनी है। सबसे फर्स्ट तो 12,000 ही थी, देन जब 15,000 हुई तो कितनी इंक्रीज़ हुई,
3000 हुई, 12,000 से 15,000 हुई तो 3,000 इंक्रीज़ हुई, फिर 15,000 से 18,750 हुई तो वो 3,750 से इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब ये जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है जो क्रेडिटर की, उन्हें हमें इन शेयर होल्डर्स में बांटना है। तो जब 12,000 अमाउंट थी उस समय श्याम, मदन और सुंदर तीनों मेंबर थे, तो ये जो 12,000 की अमाउंट है वो श्याम, मदन और सुंदर में उनके नंबर ऑफ शेयर जितने उन्होंने होल्ड कर रखे हैं उसके रेशियो में हमें इस अमाउंट को बांटना है। तो इनके जो शेयर्स है 900, 600 एंड 300, तो इसका जो रेशियो रहेगा 9:6:3, और भी सिंप्लीफिकेशन करें तो 3:2:1। तो 3:2:1 में इस 12,000 को हमें तीनों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, लायबिलिटी को। तो अभी हम करते हैं। तो देखिए जब 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 6,000, इसमें 4,000 मदन के लिए और 2,000 सुंदर के लिए। ठीक है, फिर देखिए जब ये 3,000 की लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई तब श्याम मेंबर नहीं था, तो अब जो ये 3,000 की लायबिलिटी है ये सिर्फ मदन और सुंदर में 6:3 में, मतलब 2:1 में बांटी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 2,000 और ये 1,000 आ जाएगा। फिर जब 3,750 से क्रेडिटर इंक्रीज़ हुए तब श्याम और मदन दोनों ही मेंबर नहीं थे, और ये जो पूरी की पूरी लायबिलिटी है वो 3,750 पूरा का पूरा सुंदर को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें करनी है इनकी टोटल। टोटल आप इनकी कुछ इस टाइप से कर लेना। इसकी जो पूरी टोटल आएगी वो आएगी 6,000, इसकी भी 6,000 और इसकी आ जाएगी 6,750। इसे यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर, इसे हम ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 6,000, 6,000 एंड 6,750। फिर इसके बाद में हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। वो कॉल्स जो बाकी हैं वो 10 रुपये के हिसाब से बाकी है, क्योंकि 25 रुपये के शेयर है जिस पर 15 रुपीज़ पेड किया जा चुका है, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट बाकी है। इसे हम क्या कहेंगे, बी। ठीक है, अब देखिए श्याम के पास 900 शेयर है और 900 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से 9,000 अमाउंट होता है। फिर इसी तरह से मदन के पास 600 है तो ये 6,000 हो जाएगा, सुंदर के पास 300 है तो ये 3,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी कॉलम हो जाएगा। ए तो हो गया, ये मैक्सिमम अमाउंट पेड इतनी की जा सकती है और आउटस्टैंडिंग कॉल्स इतनी है। ठीक है, तो अब इसमें से जो भी एक्चुअल लायबिलिटी क्या रहेगी वो हमें निकालनी है कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। तो एक्चुअल लायबिलिटी वो हम निकालेंगे लोअर ऑफ ए और बी। ए और बी में से जो भी कम रहेगा, जो हमने ए और बी निकाला है उसमें से जो भी कम रहेगा वो एक्चुअल लायबिलिटी होगी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। तो इसमें से देखिए इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 6,000, तो 6,000 पेड किया जाएगा श्याम के थ्रू। इन दोनों में से दोनों इक्वल है तो ये भी 6,000 ये पेड करेगा मदन, और इन दोनों में से जो लोअर है वो है 3,000 तो ये पेड करेगा सुंदर। तो इस तरीके से जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है टोटल, उनका पेमेंट इस रेशियो में किया जाएगा, मतलब टोटल 15,000 पेमेंट किए जाएंगे बी लिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू। ठीक है, तो ये लायबिलिटी हमें इस तरीके से कैलकुलेट करनी है बी लिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। अभी हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कंपनी लिमिटेड went into voluntary liquidation on 1st April 2019. The balance sheet in its books on
ऑन द डेट वॉज एज फॉलोज। एक्स कंपनी लिमिटेड 1 अप्रैल 2019 को ऐच्छिक समापन में चली गई। उस तिथि को उसकी पुस्तकों में चिट्ठा निम्न प्रकार था। ठीक है, लिक्विडेशन हो रहा है एक्स कंपनी लिमिटेड का 1 अप्रैल 2019 को। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देखिए आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप 2,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंसेज है 1,20,000 माइनस बैलेंस। नेक्स्ट देखिए करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं आपको, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सिक्योर्ड लोन, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस 1,50,000। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है 54,000। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स है 60,000। असेट्स साइड देखिए, असेट्स में फिक्स असेट्स, टेंजिबल में मशीनरी दे रखी है 90,000। फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 18,000। इसके बाद में देखिए करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज दे रखी है स्टॉक 3,000, डेटर्स दे रखे हैं 1,50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है कैश इन हैंड 3,000। अदर इंफॉर्मेशन में देखिए द फॉलोइंग असेट्स आर वैल्यूड एज अंडर। निम्नलिखित संपत्तियों का मूल्यांकन इस प्रकार है। मशीनरी देखिए 1,80,000 पे रीवैल्यूड की गई है। पहले जो थी मशीनरी 90,000 थी, अब 1,80,000 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 2,18,000 पे रीवैल्यूड की गई है। इन्वेस्टमेंट 12,000 पे, स्टॉक 6,000 पे और डेटर्स हैं 1,40,000। आगे देखिए द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड है। देयर वर द प्रिफरेंशियल क्रेडिटर ₹3,000 विच वर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। यहाँ पे 3,000 रुपये के प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं जिन्हें क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा है। क्रेडिटर की जो 60,000 की अमाउंट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है जो कि मेंबर की मीटिंग के अंदर शो किया जा सके। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष पट्टाधृत संपत्तियों से सुरक्षित है। 3,000 रुपये के पूर्वाधिकार लेनदार 60,000 रुपये के लेनदारों में सम्मिलित नहीं है। सदस्यों की मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। उसका फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया था। आज हम उसी को ही प्रैक्टिकलाइज करेंगे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना है कुछ इस टाइप से। पहले हम असेट साइड प्रिपेयर करेंगे। तो असेट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखना है आपको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसको 2 सेक्शंस में बनाना है। इसका जो सेक्शन फर्स्ट रहेगा उसे हम कहेंगे असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, वो असेट्स जो कि कहीं पे गिरवी नहीं रखे हुए हैं उन्हें हमें ऊपर लिखना है फर्स्टली। ठीक है, तो अभी हम इसे प्रिपेयर करते हैं सीक्वेंस से। देखिए किस तरीके से प्रिपेयर होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे असेट्स नॉट स्पेसिफिकली स्पेशली प्लेस्ड जो नहीं है कहीं पे, उन असेट्स को हमें यहाँ पे शो करना है एज पर लिस्ट ए। इन्हें लिस्ट ए में डाला गया है। ठीक है, तो वो सारे असेट्स, अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी से क्या है, मॉर्गेज में रखी हुई है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सारे असेट्स नॉट प्लेस्ड हैं। ठीक है, वो कहीं पे भी गिरवी नहीं रखे हुए, तो वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम कैश इन हैंड लिख देते हैं, कैश इन हैंड। एंड नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद में मैं डेटा लिख देती हूँ, जो पीछे बचे हुए जो सारे असेट्स हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी को छोड़कर, स्टॉक और मशीनरी। अब इनकी जो अमाउंट आपको लिखनी है वो रीवैल्यूड वाली अमाउंट लिखनी है। कैश की तो एज इट इज़ वही लिखनी है 3,000। इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट है उनका रिवैल्यूएशन किया गया 12,000 पे।
फिर डेटर्स का जो रिवैल्यूएशन है वो किया गया 1,40,000 पे, ठीक है। फिर स्टॉक का वैल्यूएशन 6,000 और मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया 1,80,000 पे। फिर इन सब की टोटल करनी है आप लोगों को। फिर टोटल देखिए इसकी आ जाएगी 3,41,000। फिर यहाँ पे हमें जो सेकंड सेक्शन लिखना है वो है असेट्स। फिर यहाँ पे हम असेट्स जो स्पेसिफिकली क्या है प्लेस्ड है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली जो भी प्लेस्ड है इन्हें लिस्ट बी में रखा गया है। तो हमारे पास एक असेट्स हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो कि प्लेस्ड है किसके लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी टेबल आपको अंदर ही क्रिएट करनी पड़ेगी इस कॉलम के अंदर। यहाँ पे आप नेम ऑफ असेट्स लिखोगे फर्स्ट कॉलम में, इसका जो फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ असेट्स का रहेगा। सेकेंड एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू के लिए, फिर ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर, फिर डेफिशिएंसी और सरप्लस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम ऑफ असेट्स, फिर है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर, फिर अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी के लिए एक कॉलम, और अगर सरप्लस है तो सरप्लस के लिए एक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ असेट्स है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इसकी जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 2,18,000 और सिक्योर क्रेडिटर कौन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास है 54,000 का। अब देखिए 2,18,000 में से 54,000 के सिक्योर क्रेडिटर कवर हो जाएंगे तो सरप्लस ही बचेगा और सरप्लस बचेगा 1,64,000 का, ठीक है। फिर ये टेबल हम यहीं क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखिए आगे जो ये सरप्लस है उसे हमें यहाँ लिखना है 1,64,000 और इसके आगे यहाँ पे लिखना है हमें एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम assets specifically pledged। जो प्लेस्ड एसेट्स थे उनसे हमें इतना सरप्लस रिसीव हुआ। फिर देखिए इसकी और इसकी टोटल हमें करनी है, तो टोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5,05,000 जो कि जिसके आगे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये जो असेट्स हैं वो किसके लिए अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स देनी है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगी सबसे पहले ग्रॉस
रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ assets specifically pledged असेट्स जो थे, जहाँ पे प्लेज रखे हुए थे कोई असेट्स, तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू थी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वो 2,18,000 थी, तो वो यहाँ पे लिखनी है। फिर अदर असेट्स जो दूसरे असेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, दूसरे असेट्स की थी 3,41,000, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसकी टोटल हो जाएगी 5,59,000, ठीक है। और यहीं पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा असेट्स वाला साइड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट ये है कि पहले आपको वो सारे असेट्स लिखने हैं जो कि प्लेज नहीं है, ठीक है, और उन्हें लिस्ट ए में डाला गया है, और जो भी प्लेज रहेंगे वो क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे। तो जो प्लेज असेट्स हैं किसी क्रेडिटर के लिए, तो वो हमें यहाँ पे इस टेबल के अंदर शो करने हैं। फिर उससे जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी है उसे हमें यहाँ लेके आना है। फिर एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये असेट्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं। फिर आपको यहाँ पे समरी देनी है ग्रॉस असेट्स की, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करते हैं इसका लायबिलिटी साइड, वो देखिए कैसे होता है। तो लायबिलिटी साइड जो है वो आपको उसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए बनाना है। ये आपको दोनों साइड में कॉलम बनाने हैं, बीच में आपको लायबिलिटीज़ लिखनी है। यहाँ पे लायबिलिटीज़ की ग्रॉस अमाउंट लिखी जाएगी, और यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ क्लियर हो रही हैं उनकी अमाउंट लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं कि एस्टिमेटेड टोटल असेट्स जो अवेलेबल थे, टोटल असेट्स available for preferential creditor, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके लिए जो हमारे असेट्स अवेलेबल थे वो थे 5,05,000, वो हम एक बार यहाँ पे लिख देंगे। या फिर लिख करके ये लाइन आपको नहीं खींचनी है, आप लिख दोगे इसमें, यहाँ पे डैश लगा दोगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो थे हमारे, वो जो कवर हो गए हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो कि क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो कवर्ड हो गया है, तो हमें यहाँ पे डैश लगा देना है और इस तरफ उसकी ग्रॉस अमाउंट दिखानी है 54,000, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें से लेस करेंगे, उस तरफ में से क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उन्हें डाला गया है लिस्ट सी में। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में है 3,000, वो हमें लेस करना है इस ग्रॉस टोटल की अमाउंट में से, और यहाँ पे भी हमें लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रॉस में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, वो सिर्फ यहाँ पे हमें शो करना है ग्रॉस लायबिलिटी में, माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को टोटल असेट्स में से करना है, ठीक है। तो जो अमाउंट बचेगी वो रहेगी 5,02,000, और इसके आगे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर। अब जो असेट्स बचे हैं वो सिर्फ डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए, और वो बचे हैं 5,02,000। अब हम इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर होल्डर भी, इन्हें डाला गया है लिस्ट डी में। तो डिबेंचर होल्डर की अमाउंट है 1,50,000 की, वो हम माइनस करेंगे,
और इधर ग्रॉस वाले टोटल में भी हमें शो करना है 1,50,000। तो 5,02,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 3,52,000 आएगा, जिसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब जो भी असेट्स बचे हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए बचे हैं, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस कर देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डाला गया है लिस्ट ई में। जो भी क्रेडिटर हमारे बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं वो सबके सब इनसिक्योर्ड है, तो उनकी अमाउंट है 60,000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और 60,000 हमें यहाँ पे भी शो करनी है। अब माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 2,92,000, जिसके लिए हमें लाइन लिखनी है एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड क्रेडिटर्स। फिर आगे लिख देना बीइंग डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस असेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटी। तो ये 2,92,000 बचा हुआ सरप्लस है। अब हमें यहाँ पे लिखनी है इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। हम यहाँ पे इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल लिखेंगे तो हमारे पास है 24,000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹10 ईच। इन्हें डाला गया है लिस्ट जी में, तो इनकी जो अमाउंट है वो हो रही है 2,40,000। अभी भी कंपनी के पास सरप्लस बचेगा, देखते हैं कितना सरप्लस है। ये है 52,000 का, जिसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड मेंबर्स एज पर लिस्ट एच। तो ये 52,000 का सरप्लस हमारे पास में बचेगा, ठीक है। तो ये आपका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसे कुछ इस टाइप से प्रिपेयर करना है आपको। बिल्कुल ये चलेगा आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इसका एक फॉर्मेट है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ खाली उसको फॉर्मेट के अंदर आपको इसको शो करना है। तो इजी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बस आपको फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।